गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड की बॉटनी की इस क्लास जिसमें कि हम पुष्पीय पादपों की संरचना, परिवर्धन और जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस जो है लेक्चर में हम जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ था जिसमें कि हमने एंड्रोशियम के बारे में बात करी थी, उसी का पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक के जो हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा है। हमने शुरुआत करी थी फ्लावर की स्ट्रक्चर से। मैं आपको हर बार इसलिए रिकॉल कराती हूँ कि आप अपने आप को जो है पहले वाले लेक्चर के साथ कोरिलेट कर सकें, थोड़ा सा जो है आप बैक जाकर अपने आप को रिवाइव कर सकें, इसलिए हम थोड़ा पीछे का बात हर लेक्चर में करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसमें कि हमने पढ़ा था कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। कैलेक्स पढ़ा था, कोरोला पढ़ा था, एंड्रोशियम और गायनेशियम। उस वाले लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी कि जब हम एक फ्लावर हाथ में लेते हैं तो उसके क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने कैलेक्स और कोरोला की बात की थी तो हमने कहा था दीज आर द पेरियंथ, दीज आर आल्सो नॉन एज द पेरियंथ। पेरियंथ मतलब कि जो कैलेक्स और कोरोला मिलके जो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको हम पेरियंथ कह देते हैं। अब पेरियंथ जो होता है उसके लिए एक शब्द और हमने काम में लिया था कि ये एसेसरी पार्ट से मिलकर बने हैं, यानी कि कैलेक्स और कोरोला क्या है, एसेसरी पार्ट, यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत जो है नहीं होती है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की तो एंड्रोशियम और गायनेशियम जो होते हैं वो किसी भी फ्लावर के नेसेसरी पार्ट होते हैं, यानी कि अगर वो नहीं है तो प्लांट जो फ्लावर है वो आगे जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, फ्रूट नहीं बन पाएगा। तो पेरियंथ यानी कि कैलेक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी पार्ट और एंड्रोशियम और जो गायनेशियम होते हैं नेसेसरी पार्ट होते हैं। तो दोनों एसेसरी पार्ट हम पढ़ चुके हैं, कैलेक्स पढ़ चुके हैं, कोरोला पढ़ चुके हैं कि कोरोला जो है वो किसी भी फ्लावर का सेकंड वर्ड होता है और जो कैलेक्स होता है वो किसी भी फ्लावर का फर्स्ट वर्ड होता है। एंड्रोशियम का जब पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया है कि जो एंड्रोशियम होता है वो किसी भी फ्लावर का थर्ड वर्ड होता है, यानी कि तीसरा चक्र। एंड्रोशियम को अगर हिंदी में हम कहें तो हमने क्या कहा था, पुमंग, यानी कि पुमंग जो है या एंड्रोशियम जो है कितने भागों से मिलकर बना है, कितने इसके पार्ट होते हैं, ये हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि इसकी यूनिट क्या है, स्टेमिन्स है, और यानी कि पुंकेसर हमने कहा था। पुंकेसर की क्या संरचना होती है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, किस तरह से जो है फिलामेंट जो है वो एंथर के साथ लगा हुआ रहता है, एंथर लोब किस तरीके से होते हैं, और किसी भी जो है एंथर जो है फिलामेंट के साथ जिन टिश्यूज़ के साथ जुड़ा रहता है वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं। कुछ हमने एक आध स्पेशल पढ़ा था, जैसे साल्विया पढ़ा था, रेसिनस पढ़ा था, जिसमें कि एक हमने जो है एक उदाहरण और पढ़ा था जिसमें कि हमने कहा था कि ये एक स्पेशल फीचर होता है जो कि जिसमें कि स्टेमिन्स जो होते हैं वो कोरोला के लाइक दिखाई देने लगते हैं। एग्जाम्पल हमने उसका पढ़ा था कैना। तो ये कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब इस वाले लेक्चर में हम मेनली जो पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट हम आज एंड्रोशियम का पढ़ेंगे, इसमें हम जो है ये मैंने आपको एक बता दिया कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ी सी रिवाइव करते हुए, ये फिलामेंट है, ये इसका जो है एंथर है, और ये बीच में जो है क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। ये एग्जाम्पल हमने साल्विया का पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो एंथर होते हैं उनका स्फुटन किस तरह से होता है, कि यानी कि परागकोश फटते किस तरीके से हैं, और उन परागकोश जब फटते हैं तो उसमें से एंथर किस तरीके से निकलते हैं। जब परागकोश फटते हैं तो उसमें से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका स्फुटन किस तरीके से होता है। तो ये आज हम इस लेक्चर में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो द मेथड बाय विच द एंथर लोब्स ओपन और ब्रेक टू लिबरेट द पोलन ग्रेन्स इज नॉन एज द डिएनसिस ऑफ एंथर्स, यानी कि वो तरीका या वो मेथड जिससे कि जो लोब्स होते हैं, एंथर लोब्स, वो फटते हैं और पोलन्स गैस को लिबरेट करते हैं, पोलन्स गैस को बाहर फेंक देते हैं, ये क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के स्फुटन इनमें होते हैं और किस तरह से इनमें रचना होती है। तो 4 तरीके जो हैं इसमें स्फुटन हो सकते हैं। एक तो लॉन्जिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसफर डिएनसिस हो सकता है, एक तो लॉन्जिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं, पोरस हो सकते हैं। जो तरीके हो सकते हैं या तो ट्रांसफर हो सकते हैं, या लॉन्जिट्यूडनल हो सकते हैं, पोरस हो सकते हैं, वेलुलर हो सकते हैं। किस तरह से होते हैं ये हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसफर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफर मेथड कौन सा होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो एंथर होते हैं, ये वाले एंथर दिख रहे हैं ना आपको, स्प्लिट्स हो जाते हैं, ट्रांसफरली स्प्लिट हो जाते हैं, यहाँ से इस तरह से बीच में से टूट जाते हैं
और टूटने की वजह से क्या हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स निकल जाते हैं। तो इस तरह का प्रकार कौन सा कहलाता है, ट्रांसफर। एग्जाम्पल इसका क्या है, हिबिस्कस। ये दूसरा आप देखिए लॉन्जिट्यूडनल, जैसे कि नाम से समझ आ गया होगा आपको कि जो लोब होता है, जो उसमें जो है एक लंबाई में स्लिट बन जाती है, लॉन्जिट्यूडनल स्लिट बन जाती है, पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, धतूरा। तीसरा आपको ये दिखाई दे रहा है पोरस, इसको एपिकल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लोब जो होता है, एंथर का जो लोब होता है, उसके जो ओपन होते हैं, उसके टिप पर जो ओपन पोर होते हैं, यहाँ से ये टूट जाता है और यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और एग्जाम्पल इसका क्या है, केशिया है, सोलेनम इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है वेल्विकुलर। ये देखिए आप, वेल्विकुलर, इसमें क्या था, वाल्व की तरह जो है ये खुलते हैं और लिड जो होती है वो वाल्व की तरह खुल जाती है और इस जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और बैरबेरी जो है इसका उदाहरण है। तो इस तरह से 4 हमने प्रकार पढ़े कि किस तरह से जो है परागकोश का स्फुटन होता है और परागकोश के स्फुटन की वजह से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि स्टैमिन्स का जो है यूनियन किस तरह से होता है, कि जो स्टैमिन्स होते हैं वो आपस में उनका जो है किस तरह से यूनियन होता है, किस तरह से वो जुड़े हुए रहते हैं। तो 4 तरह से जो है पुंकेसर जो है आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, स्टैमिन्स जुड़े हुए हो सकते हैं। मोनोएडल्फस हो सकते हैं, डायएडल्फस हो सकते हैं, पॉलीएडल्फस हो सकते हैं, सिंजीनियस हो सकते हैं और सिनेंड्रियम हो सकते हैं। तो ये 4 तरह के आपको समझ आ रहे होंगे इन डायग्राम में। इन डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जिसको हम एक संघी भी कहते हैं, ये वाला दिख रहा है ना, मोनोएडल्फस, यानी कि एक संघी। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे स्टेमिन्स जब होते हैं वो एक वन बंडल के रूप में, दिख रहा है ना कि बहुत सारे स्टेमिन्स और एक बंडल के रूप में जो है व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक संघी पुंकेसर, एक संघी पुंकेसर हम कहते हैं। और एक बात आप जो देखिए, डायडेल्फस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, द्विसंघी, जिसमें कि जो है पुंकेसर 2 समूह में दिख रहे हैं आपको, एक ये समूह अलग से ये वाला और ये एक अकेला अलग से है। तो जैसा कि पाइसम, इसमें जो है पुंकेसर जो है 2 समूह में, ये वाला तो 2 ग्रुप हो गए, तो ये डायडेल्फस हो गया, यानी कि द्विसंघी। इसके बाद तीसरा आपको दिख रहा है पॉलीएडल्फस, ये अलग अलग, एक ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये। तो पुंकेसर के जो है 2 से ज़्यादा समूह जब बन जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, जो है बहुसंघी या पॉलीएडल्फस। और उदाहरण इसका क्या है, बॉम्बेक्स। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो पुंकेसर है उनका यूनियन किस तरीके से हो सकता है, या तो एक संघी हो सकते हैं, या द्विसंघी हो सकते हैं, या बहुसंघी हो सकते हैं। एक संघी यानी कि सारे पुंकेसर एक साथ जुड़ गए और एक उन्होंने समूह बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोएडल्फस और एक संघी। अगर 2 ग्रुप में हो गए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया मैंने आपको कि ये एक समूह ये वाला है और एक ये समूह है, तो इसको हमने क्या कहते हैं, डायडेल्फस या द्विसंघी। और जब 2 से ज़्यादा समूह बन गए, 1 2 3, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो इस तरह के जो समूह जब बन जाते हैं तो हम उसको कौन सा समूह कह देते हैं, बहुसंघी कह देते हैं। इसके बाद ये आप चौथा देखिए, ये है युक्त कोशी। अब युक्त कोशी क्या, इसमें क्या होता है कि जो जितने भी जो स्टैमिन्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टैमिन्स होते हैं उनके जो फिलामेंट होते हैं वो तो अलग अलग है। ये आपको दिख रहा है ना, ये फिलामेंट है और ये एंथर। तो ये फिलामेंट तो क्या है, अलग अलग हैं। ध्यान से आप देखिए इस डायग्राम को कि किसी भी, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्टैमिन के 2 पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं, ऊपर एंथर दिखाई दे रहा है, नीचे फिलामेंट दिखाई दे रहा है। तो फिलामेंट तो क्या होते हैं, अलग अलग हैं, यानी कि पृथक होते हैं, लेकिन एंथर आपस में जुड़ जाते हैं। दिख रहा है, ये एंथर आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो ऐसी स्थिति में इस यूनियन को हम क्या कहते हैं, युक्त कोशी। उदाहरण हेलियंथस, ये इसका एग्जाम्पल है कि एंथर तो क्या होंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फिलामेंट क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो 3 तरह के स्टैमिन्स अभी तक हमने पढ़े, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, और एक हमने पढ़ा युक्त कोशी। इसके बाद एक और है जिसको कि हम पढ़ते हैं, ये क्या कहलाता है। इसके बाद एक और होता है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, सुपुमंगी। इसमें क्या होता है कि सारे पुंकेसर जो होते हैं परागकोश से लेकर पूतंतु जो है मिलकर एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर तो क्या थे, ये अलग है, ये फिलामेंट अलग थे, लेकिन जो ये वाली स्थिति होती है सुपुमंगी स्थिति, इसमें क्या होता है, पूरे आपस में जुड़ जाएंगे, नीचे से भी जुड़ जाएंगे और ये जो है संयुग्मी कहलाते हैं। और तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन ऑफ स्टैमिन, मोनोएडल्फस, डायडेल्फस, पॉलीएडल्फस, सिंजेनेसिस एंड से। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन ऑफ स्टैमिन्स।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्टेमिन्स की। लेंथ ऑफ स्टेमिन्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो समदीर्घी होते हैं, एक विषम दीर्घी होते हैं, जिसमें कि सारे जो है पुंकेसर की में जितने भी जो है पूतंतु होते हैं, उनके फिलामेंट होते हैं, वो सारे के सारे कैसे हो, समान हो। तो उसको तो क्या कह देते हैं हम, समदीर्घी। जिसमें अलग अलग होंगे जो है फिलामेंट की लंबाई अलग अलग होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, विषम दीर्घी कहलाएंगे। इसके बाद जो है एक होते हैं द्विदीर्घी। इसके बाद क्या होते हैं, द्विदीर्घी, जिसमें क्या होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये द्विदीर्घी का उदाहरण है। ये चार जो है, इसके तो क्या है, छोटे फिलामेंट, और इसके फिलामेंट क्या है, दो के लंबे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, द्विदीर्घी। और ये क्या कहलाते हैं, चतुर्दीर्घी, जिसमें कि 6 पुंकेसर जो होते हैं, उसमें से 4 पुतंतु तो लंबे होंगे और 2 पुतंतु कैसे होंगे, छोटे होंगे। फिलामेंट कैसे होंगे, छोटे होंगे। वो क्या कहलाएंगे, चतुर्दीर्घी। उदाहरण इसका क्या है, ब्रेसिका, टेट्राडाइनेमस। ये वाले क्या है, टेट्राडाइनेमस। जिसमें कि क्या है, एक उदाहरण क्या है इसका, ब्रेसिका। जब आप फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे प्रैक्टिकल की क्लास में, तो आपको ये सारी टर्म समझ में आनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन करने में परेशानी होगी। तो इन सब जितने भी मैंने आज आपको छोटी छोटी टर्म्स बताई हैं, इन सबको आप याद करें और समझें, ताकि आप जब क्लास में आएंगे, फिजिकली लैब्स हमारी खुल जाएगी, जब हम क्लास में बात करेंगे, प्रैक्टिकल लैब में बात करेंगे, तो आप इन टर्म्स को समझ सकें और आसानी से जो है फ्लावर का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं आप। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेंथ ऑफ स्टेमिन। तो आज हमने जो है एंड्रोशियम, जो कि फ्लावर का कौन सा वर्ल है, तीसरा वर्ल है, उसके बारे में पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने आधा पार्ट पढ़ा था, आधा पार्ट हमने आज पढ़ा है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम जो है लगभग फ्लावर का 3/4 पार्ट पढ़ चुके हैं, कैलेक्स पढ़ चुके हैं, कोरोला पढ़ चुके हैं और एंड्रोशियम पढ़ चुके हैं। अब जो एक पार्ट बच रहा है वो गायनेशियम बच रहा है, जिसको कि हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी असाइनमेंट दिया है कि कैलेक्स और कोरोला के आधार पर फ्लावर को पहचाने और समझने की कोशिश करें, तो अब आपको उसी के साथ में, क्योंकि अब 2 वर्ड आपको पहचान में आ गया, तीसरा वर्ड भी पहचान में आ गया है, तीसरा वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो है अब आप फ्लावर को देखें और उसके तीनों वर्ड, यानी कि कैलेक्स की, कोरोला की और एंड्रोशियम को पहचानें, उनका डिस्क्रिप्शन करें। उनके आधार पर एंड्रोशियम में क्या विशेषता है उसकी, कैलेक्स की क्या विशेषता है, कोरोला की क्या विशेषता है, उसके आधार पर जो है फ्लावर को पहचानने और समझने की कोशिश करें। और उसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन जो है उसको भी समझें, इसके आधार पर कि इनमें जो लक्षणों में विभिन्नता आ रही है अलग अलग फ्लावर में, तीनों वर्ग में कोई सी भी विभिन्नता अगर आती है तो किस तरह से उसका वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण के आधारों में क्या ये आधार हैं, अगर हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका 4th वर्ग यानी कि गायनेशियम की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।